हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल। तो इस वीडियो में हम करेंगे एमसीक्यूज रिलेटेड टू चैप्टर 2 ऑफ लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। ठीक है, सो जल्दी से स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2। सो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ बिगिनिंग ऑफ स्पीच इन चाइल्ड? क्या ऑर्डर होता है स्पीच बिगिन करने का एक बच्चे में, एक छोटे बच्चे में? गोइंग, क्राइंग, बैबलिंग या फर्स्ट वर्ड। सेकंड ऑप्शन है बैबलिंग, क्राइंग, गोइंग या फर्स्ट वर्ड। सी ऑप्शन है बैबलिंग, गोइंग, क्राइंग, फर्स्ट वर्ड। या डी में है कि बच्चा पहले क्राई करेगा, फिर गोइंग करेगा, फिर बैबल करेगा, फिर फर्स्ट साउंड बोलेगा। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी। ओके, सो मदर टंग को सीखना किसके अंतर्गत आता है? थर्ड लैंग्वेज एक्विजिशन, फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन, फोर्थ लैंग्वेज एक्विजिशन या सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन? तो मदर टंग सीखना आता है फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन के अंदर। ठीक है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलो, द फर्स्ट थिंग वी लर्न इन लाइफ इन कंटेक्स्ट टू लैंग्वेज लर्निंग। तो सबसे पहले हम क्या सीखते हैं? लिसनिंग सीखते हैं, स्पीकिंग सीखते हैं, राइटिंग सीखते हैं या रीडिंग सीखते हैं? तो सबसे पहली चीज भाषा के क्षेत्र में सीखी जाती है लिसनिंग या सुनना। ओके, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। LSWR मॉडल होता है ना, तो वो यही है कि लिसनिंग, then speaking, then writing, then reading. चलो, what are the factors affecting the second language acquisition? Second language acquisition में या द्वितीय भाषा अर्जन में क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? मोटिवेशन, हम्बल अप्रोच, ग्रामर इज सेकेंडरी टू प्रैक्टिस या ये सभी? तो ये सभी फैक्टर्स हैं जो कि सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन को अफेक्ट करते हैं। ओके, सो इसमें पहला आता है मोटिवेशन, कि बच्चे खुद से मोटिवेट होंगे, इंट्रिंसिक मोटिवेशन आएगा या एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन आएगा, उसे एनवायरनमेंट के थ्रू मोटिवेशन मिलेगा कि यू आर डूइंग और आप अच्छा काम कर रहे हो, आप बोलते रहो दूसरी लैंग्वेज। ठीक है, हम्बल अप्रोच होना चाहिए कि सभी कुछ हम एक दिन में नहीं सीख सकते हैं। ग्रामर इज सेकेंडरी टू प्रैक्टिस, पहले हमें वर्ड्स बोलना या वोकैबुलरी बिल्डअप करना चाहिए, या मतलब जो मन में आए वो बोलना चाहिए। ग्रामर हम बाद में भी सीख सकते हैं, मतलब इसका मतलब ये कि बातों को एक्सप्रेस करना सीखो धीरे धीरे। ठीक है, बाद में उसमें ग्रामर के रूल अप्लाई करने लगो। ये 2 बार हो गया, सॉरी। प्लेफुलनेस एंड विलिंगनेस टू मेक मिस्टेक। ठीक है, जितनी ज़्यादा मिस्टेक करोगे उतनी ज़्यादा आपको कोई भी चीज़ आएगी, चाहे लैंग्वेज हो या कोई भी स्किल हो। ठीक है, जितने ज़्यादा हम खेल कूद की चीज़ों को सीखेंगे उतनी ज़्यादा वो चीज़ हमें आएगी। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? रेगुलर प्रैक्टिस। ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। बिल्कुल ठीक है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे हमें उतनी ज़्यादा लैंग्वेज बोलनी आएगी या कोई भी चीज़ आएगी। ठीक है, चलो, यूज ऑफ मोर देन 2 लैंग्वेज इज कॉल्ड एज बायलिंगुअलिज्म, मल्टीलिंगुअलिज्म, मोनोलिंगुअलिज्म या इनमें से कोई नहीं। तो जब 2 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं या वो अप्रोच होती है तो उसे कहते हैं मल्टीलिंगुअलिज्म। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मल्टीलिंगुअलिज्म क्या है? मल्टीलिंगुअल एजुकेशन की इंपॉर्टेंस टू फर्स्ट लैंग्वेज फर्स्ट एजुकेशन। ठीक है, that is schooling which begins in the mother tongue and transition to additional language। कि सबसे पहले जो मदर टंग आती है, जो पहली लैंग्वेज है, उस पर ध्यान देना, उसके बाद जो भी एडिशनल लैंग्वेज है उसकी तरफ ट्रांजिट कर जाना या उसकी तरफ बढ़ना। ये बच्चे को हेल्प करता है कि जो भी उसने पहली लैंग्वेज में चीज़ें सीखी हैं उसको वो दूसरी या सेकंड लैंग्वेज में अप्लाई करे। जैसे हमें हिंदी में इसका मतलब पता है तो हम इसको फिर दूसरी लैंग्वेज में भी समझ सकते हैं कि इस पर्टिकुलर वर्ड का मतलब क्या है ना। स्थानांतरण जैसे हमें पता है तो हम उसकी मदद से हम दूसरी लैंग्वेज में वो चीज़ अप्लाई करके उसके मीनिंग को या पूरे कंटेक्स्ट को समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये अप्रोच क्या है? बहुत हेल्पफुल होती है ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग के लिए, पूरे कंटेक्स्ट को समझने के लिए जो भी सेकंड लैंग्वेज में है। और मल्टीलिंगुअलिज्म से क्या होता है कि अलग अलग लैंग्वेज से, अलग अलग आयाम से, अलग अलग पर्सपेक्टिव से किसी भी चीज़ को समझना, किसी भी लैंग्वेज को समझना, उसके अंदर की चीज़ों को समझना बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है, क्योंकि बच्चा जिस लैंग्वेज में अच्छा है, जो लैंग्वेज उसे अच्छे से आती है, वो उसको अप्लाई करके दूसरी लैंग्वेज भी सीख सकता है। चलो, व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ मल्टीलिंगुअलिज्म अप्रोच? क्या क्या इंपॉर्टेंस है इसकी? डेवलप्स ओरल लैंग्वेज पैटर्न्स, रीइंफोर्स द फोनोलॉजिकल एस्पेक्ट्स एंड वोकैबुलरी। थर्ड ऑप्शन है बिल्ड्स अवेयरनेस ऑफ साउंड्स एंड सिस्टमैटिक फोनिक्स या ये सभी? तो ये सभी क्या है? मल्टीलिंगुअल अप्रोच की इंपॉर्टेंस है। ठीक है, राइट आंसर इसका डी।
चलो, मल्टीलिंगुअलिज्म अप्रोच या मल्टीलिंगुअल अप्रोच भी कह सकते हैं इसे। ये क्या है? डेवलप ओरल लैंग्वेज पैटर्न्स विकसित करने में हेल्प करता है, बच्चों की फोनोलॉजिकल एस्पेक्ट एंड वोकैबुलरी को रीइंफोर्स करता है, नेटवर्किंग स्किल्स को इंक्रीज करता है, बच्चों को मौका देता है, अपॉर्चुनिटीज देता है कि वो पार्टिसिपेट करें और कंटेक्स्ट को समझें जो भी उनकी लैंग्वेज है उसमें भी, ताकि जो ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ईजी हो जाए। चलो, देन आता है डेवलप अवेयरनेस ऑफ द लैंग्वेजेस एंड ग्राफो फोनोलॉजिकल कॉरेस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल्स, मतलब ग्राफो देख के और सुन के किसी चीज को समझना या दिखा के या बोल के किसी चीज को समझाना। चलो, ये सिंपल मल्टीलिंगुअलिज्म या बहुभाषावाद के बेनिफिट्स हैं। ओके, कि कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा हो जाता है, बहुत सारी लैंग्वेज आती हैं तो अपने आप कम्युनिकेशन तो अच्छा हो ही जाएगा, आप किसी के साथ भी इंटरेक्ट कर सकते हो। सुपीरियर एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग है ना, ओवरऑल फंक्शनिंग या ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी, ओवरऑल आपको समझाने का तरीका बहुत अच्छा हो जाएगा। लिंग्विस्टिक रिकग्निशन अच्छा हो जाएगा, कोई भी लैंग्वेज आप समझ सकते हो और इंटरेक्ट कर सकते हो। करियर अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज हो जाती है, जैसे बहुत सारे जॉब्स निकलती हैं अलग अलग लैंग्वेज में कंटेंट बनाने के लिए, तो अगर आपको एक से दो से ज़्यादा लैंग्वेज आती है तो एक पर्सन के लिए वो चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है। मल्टीटास्कर हो सकते हैं, है ना, एफिशिएंट कम्युनिकेटर्स कि किसी भी लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर लेंगे। मल्टीपल लैंग्वेज मल्टीप्लाइज पर्सपेक्टिव और मल्टीपल पर्सपेक्टिव, ठीक है, अलग अलग आयाम से, अलग अलग दृष्टिकोण से किसी भी चीज़ को समझने में आसानी होगी। मेमोरी भी इंक्रीज करता है, कैसे? क्योंकि आपको सपोज अगर एक लैंग्वेज में आपको उसका मतलब नहीं समझ में आ रहा है, हो सकता है दूसरी लैंग्वेज में आपको उसका मतलब पता हो या उससे रिलेटेड कोई वोकैबुलरी पता हो, ठीक है, तो याददाश्त भी अच्छी होती है और आपकी स्किल भी अच्छी होती है। इंक्रीज एबिलिटी टू लर्न एडिशनल लैंग्वेज, है ना, और हमें हेल्प करता है कि बाकी लैंग्वेज भी सीखी जा सके। जैसे कई लैंग्वेज मिलती जुलती हैं, मतलब जो रूल्स एक लैंग्वेज में अप्लाई होते हैं वही रूल्स दूसरी लैंग्वेज में, या उनकी वोकैबुलरी भी बहुत सिमिलर होती है, ठीक, तो बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है उन्हें समझने में। लार्जर लैंग्वेज सेंसिटिविटी, और आपके मन में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी रहती है दूसरी लैंग्वेज के प्रति। चलो, देन है कैब। कैब किसके लिए स्टैंड करता है, क्या फुल फॉर्म है? द करिकुलम अक्रॉस बोर्ड ऑफ एजुकेशन, या द काउंसिल ऑफ एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, या सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, या इसमें से कोई भी नहीं। तो कैब का मतलब है द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, ठीक है, सी ऑप्शन इज द राइट। तो कैब कब बना था? 1938 में बना था। ये एडवोकेट करता है यूज ऑफ मदर टंग किसके लिए? लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शंस के लिए, ठीक है। कैब क्या कहता है? द प्रिंसिपल ऑफ मदर टंग इंस्ट्रक्शन इज प्राइमरी स्कूल्स एंड ऑफिशियल सपोर्ट फॉर दिस एंड फॉर द यूज ऑफ मदर टंग इंस्ट्रक्शन एट हायर लेवल, के प्राइमरी लेवल में इंस्ट्रक्शंस के लिए, ताकि ऑफिशियल सपोर्ट मिल सके, और मदर टंग का यूज़ होना चाहिए हायर लेवल्स के लिए, मतलब हायर लेवल पे भी। तो क्या होगा ना, अंडरस्टैंडिंग या कंप्रिहेंसिव बहुत इजी हो जाएगा किसी भी चीज़ का। चलो, व्हेन वाज 3 लैंग्वेज सिस्टम फर्स्ट डिस्कस्ड और एडेप्टेड? सबसे पहले कब डिस्कस या एडेप्ट किया गया था? अगस्त 1961 में, सितंबर 1966 में, अक्टूबर 1962 में, या दिसंबर 1968 में? तो सबसे पहली बार ये सिस्टम एडप्ट किया गया था अगस्त 1961। चलो, 3 लैंग्वेज फार्मूला सबसे पहले कब हुआ था? 1961 में अगस्त में अपनाया गया था। बहुत सारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर के बीच में कॉन्फ्रेंस हुई थी तो ये अपनाया गया था, और इसको मॉडिफाई किया था कोठारी कमीशन ने, ठीक है। चलो, 3 लैंग्वेज फार्मूला क्या है? इसमें फर्स्ट लैंग्वेज क्या है? मदर टंग होनी चाहिए या चिल्ड्रन की रीजनल लैंग्वेज होनी चाहिए। सेकेंड लैंग्वेज में क्या है? फॉर हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स, जहाँ पे हिंदी बोली जाती है वहाँ पे सेकेंड लैंग्वेज होगी इंग्लिश या कोई भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस ये होती हैं बंगाली, बोडो, भूटिया, गुजराती, कश्मीरी, कन्नड़, लेप्चा, लिम्बू, आप पढ़ सकते हो यहाँ पे सारी। और नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स के लिए क्या होगी? उनके लिए सेकेंड लैंग्वेज होगी हिंदी या फिर इंग्लिश। चलो, थर्ड लैंग्वेज क्या लेनी होगी उन्हें? हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स के लिए क्या हो गई? क्योंकि उन्होंने मदर टंग है ऑलरेडी, या हिंदी हो गई या उन्होंने इंग्लिश ले ली, थर्ड लैंग्वेज उन्हें लेनी होगी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज या इंग्लिश। और ये क्या होगी? जो सेकंड लैंग्वेज ली है ना उससे अलग होगी। मतलब यहाँ पे अगर हिंदी स्टेट है तो यहाँ पे हिंदी होगी, सेकंड इंग्लिश होगी, तो उस बच्चे को यहाँ पे लेनी होगी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स के लिए क्या होगी? विल बी इंग्लिश और एनी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। मतलब जो भी सेकेंड लैंग्वेज में उन्होंने ली है उससे अलग होनी चाहिए थर्ड लैंग्वेज। क्लियर है? सपोज यहाँ पे कोई
रीजनल लैंग्वेज, सपोज तमिल मान लेते, तमिल होगी, सेकेंड लैंग्वेज उन्होंने ले ली इंग्लिश या कोई मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, तो यहाँ पे उन्हें चेंज करना होगा। व्हाट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज? लैंग्वेज की साइंटिफिक स्टडी को क्या कहते हैं? लैंग्वेज स्टडी, पेडागोजी, लिंग्विस्टिक या फोनोलॉजी? तो लैंग्वेज की साइंटिफिक स्टडी को कहा जाता है लिंग्विस्टिक्स, ठीक है। लिंग्विस्टिक है साइंस ऑफ लैंग्वेज, और जो लिंग्विस्ट होते हैं वो होते हैं साइंटिस्ट जो अप्लाई करते हैं साइंटिफिक मेथड्स को, मेथड टू क्वेश्चन अबाउट द नेचर एंड फंक्शन ऑफ लैंग्वेज जानने में। चलो देन आता है मल्टी कल्चरल अवेयरनेस, बहुसांस्कृतिक जागरूकता। इसको कैसे डिफाइन किया जा सकता है कि एनी फॉर्म ऑफ एजुकेशन और टीचिंग दैट इनकॉर्पोरेट्स द वैल्यूज, histories, text, beliefs and perspective of people from different cultural backgrounds and teach students to understand their culture and respect। कि any form of education या teaching जिसमें values, history, text, belief या perspective incorporate किए जाते हैं, और बच्चों को ये भी सिखाया जाता है कि वो बच्चे एक दूसरे की ये जो भी वैल्यूज, हिस्ट्री, टेक्स्ट है उनको समझें और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, ठीक है। क्योंकि हो सकता है जो हमारे कल्चर में एक चीज़ बुरी है वो हो सकता है दूसरे के कल्चर में वो चीज़ अच्छी हो, ठीक है। तो उसे हमें बुरा नहीं कहना है, हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी है। क्योंकि क्लास में क्या है, डिफरेंट रेस हो सकती है, डिफरेंट एथनिसिटी हो सकती है, डिफरेंट रिलीजन होते हैं, और इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या है, सभी की लैंग्वेज हो सकती है, जो मातृभाषा है, जो माँ बोली है, मदर टंग है, वो डिफरेंट हो सकती है, और सभी को एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए किसी भी चीज़ को लेके, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई बच्चा अलग लैंग्वेज बोलता है तो वो बुरा है, या मतलब उसके लिए अलग थिंकिंग हो या अलग पर्सपेक्टिव हो। सभी की लैंग्वेज अलग है, सभी का जीने का तरीका अलग है, और हमें उसका रिस्पेक्ट करनी होगी और उसे उसके कल्चर को समझना होगा, ठीक है। इसलिए मल्टी कल्चरल अवेयरनेस या जागरूकता बढ़ाई जाती है इस मेथड्स के थ्रू। चलो मेथड्स क्या हैं मल्टी कल्चरल अवेयरनेस लाने के? गेट टू नो योर स्टूडेंट, अपने बच्चों को पहचानो। मेंटेन कंसिस्टेंट कम्युनिकेशन, बच्चों के साथ वार्तालाप करते रहो कि उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं है। प्रैक्टिस कल्चरल सेंसिटिविटी, ताकि बच्चों को एक दूसरे के कल्चर के बारे में, अपनी सोसाइटी के बारे में एक रिस्पेक्ट की भावना आए। एक्सप्रेस इंटरेस्ट इन द एथनिक बैकग्राउंड ऑफ ए स्टूडेंट, कि जो भी उनका बैकग्राउंड है उसमें इंटरेस्ट जगाओ, ताकि बच्चों को लगे कि हमारा भी जो एथनिसिटी है वो बुरी नहीं है। इंस्ट्रक्शन से क्या बनना चाहिए? फैसिलिटेटर बनना होगा टीचर को। लैंग्वेज को लेके बच्चों में एक सेंसिटिविटी होनी चाहिए और सभी को एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये कौन सिखाएगा? ये सिखाएंगे टीचर्स। मेंटेन हाई एक्सपेक्टेशंस फॉर ऑल द स्टूडेंट, कि जो भी उनकी एक्सपेक्टेशन है टीचर को लेके या टीचर्स की जो भी एक्सपेक्टेशन है स्टूडेंट को लेके, वो दोनों में पूरी होनी चाहिए। और वो कैसे होगी? प्रॉपर कम्युनिकेशन के थ्रू। सेल्फ टेस्टिंग के मेथड्स भी लाने होंगे टीचर्स को, और इंक्लूसिव क्लासरूम को बढ़ावा देना होगा, समावेशी शिक्षा को, जहाँ पे किसी भी चीज़ को लेके कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, कोई भी भेदभाव ना किया जाए। चलो देन बात आती है कल्चर की। चलो कल्चर क्या है? कल्चर इज ए सोशल बिहेवियर ऑफ एनी सोसाइटी विच है देयर ओन ट्रेंड्स एंड वैल्यूज, है ना। सोशल बिहेवियर है किसी भी सोसाइटी के, और हो सकता है पर्टिकुलर सोसाइटी में उनकी पर्टिकुलर कल्चर हो, उनकी खुद के कुछ ट्रेंड्स हों, कुछ वैल्यूज हों, ठीक है। क्योंकि सभी का जो वे ऑफ लिविंग लाइफ है, उनका लाइफस्टाइल है, उनकी जो नॉलेज है ऑफ वैल्यूज, बिलीव्स उनके अलग हो सकते हैं, एथिक्स अलग हो सकते हैं, उनके नॉर्म्स या रिचुअल्स अलग हो सकते हैं, उनकी जो परंपरा है वो अलग हो सकती है, और बहुत सी चीज़ें हैं जो अलग हो सकती हैं, लेकिन सभी की रिस्पेक्ट हमें करनी चाहिए एक दूसरे की, मतलब एक दूसरे के कल्चर की रिस्पेक्ट हमें करनी चाहिए। एलूड ने क्या कहा कि कल्चर इंक्लूड्स मैंस एंटायर मटेरियल सिविलाइजेशन, टूल्स, वेपन, क्लोथिंग, शेल्टर, मशीन्स एंड इवन इंडस्ट्री। इन्होंने बहुत ही ज़्यादा बड़ी डेफिनेशन दे दी कि कल्चर क्या है, एक इंसान का, एक मानव का सभी कुछ है, मतलब कैसे वो सिविलाइज हो रहा है, कैसे उसमें टूल्स हैं, कैसे वेपन्स हैं, कैसी क्लोथिंग है, कपड़े कैसे पहनते हैं, शेल्टर कैसा होता है, मशीन्स क्या हैं, और इवन इंडस्ट्री भी क्या है, कल्चर से इन्फ्लुएंस होती है। टेलर ने कहा कल्चर को कि दैट कॉम्प्लेक्स होल विच इंक्लूड्स नॉलेज, बिलीफ, आर्ट, मोरल्स, लॉ, custom and any other capabilities and habits acquired by man as member of society, कि वो सभी चीज़ें आती हैं, वो सभी ज्ञान, बिलीफ, कला, मोरल्स मतलब नैतिकता, जो भी कानून है, कस्टम है, रीति रिवाज हैं, ठीक है, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? मैन के द्वारा एक्वायर किए जाते हैं किसी भी सोसाइटी में। कल्चर इवन इंडिविजुअल घर में भी अलग होता है, ठीक है, क्योंकि सभी का अपना एक
वे ऑफ लिविंग है। कल्चर को और कैसे डिफाइन किया गया है कि कल्चर इज ए कलेक्टिव टर्म फॉर सोशली ट्रांसमिटेड बिहेवियर्स पैटर्न। ठीक है, सपोज मेरे घर में कोई चीज़ हो रही है तो वो पास ऑन होती जाएगी मेरे बच्चों में भी, है ना, या जो भी हमने अपने माँ बाप से सीखा है उसको हम पास ऑन करते जाएंगे अपनी नेक्स्ट जनरेशन में। ठीक है, तो ये क्या है, सोशल ट्रांसमिटेड बिहेवियर पैटर्न्स है। और वो पैटर्न्स किसी भी चीज को लेके हो सकते हैं कि कैसे कपड़े पहने जाएंगे, कैसे खाना बनेगा, किस तरह से रहन सहन होगा, इवन शादी के रीति रिवाज में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। मतलब सभी कुछ सभी फैमिलीज में, सभी पर्टिकुलर सोसाइटी में अलग ही मिलता है। और इंडिया तो वैसे भी क्या है, बहुत डाइवर्स कंट्री है। ठीक है, तो इसके थ्रू बेसिकली मकसद यही है कि बच्चों में एक रिस्पेक्ट की भावना लाना। ठीक है, कि बच्चे एक दूसरे के कल्चर की रिस्पेक्ट करें, क्योंकि हो सकता है अगर आपके कल्चर में कोई चीज़ अच्छी है, हो सकता है उनके कल्चर में वो चीज़ बुरी हो। तो इसलिए कल्चर एजुकेशन या कल्चरल एजुकेशन या मल्टी कल्चरल अवेयरनेस बच्चों को पढ़ाना चाहिए स्कूल में, और करिकुलम भी उसी के अकॉर्डिंग डिजाइन होते हैं। ठीक है, बाकी ये बहुत वास्ट टॉपिक है, जितना ही बात करो उतनी कम इस पे। चलो, देन आता है कल्चर एंड एजुकेशन। तो कल्चर एंड एजुकेशन क्या है कि बोथ वर्क टुगेदर, दोनों एक साथ काम करते हैं, इंटरडिपेंडेंट हैं। इससे भी क्वेश्चन आ सकता है कि कल्चर एंड एजुकेशन क्या है। कल्चर गाइड करता है द एजुकेशनल पैटर्न्स को। ठीक है, क्योंकि एजुकेशन भी क्या है, कल्चर के अकॉर्डिंग ही होता है कहीं ना कहीं। तो और द कल्चर ऑफ एनी कंट्री हैव ह्यूज इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन को डिफाइन करने में कल्चर का बहुत बड़ा रोल होता है। एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट टू कंजर्व द कल्चर एंड हैड टू मॉडिफाई द कल्चर विद टाइम, है ना। एजुकेशन का क्या पर्पस है, कल्चर को कंजर्व करना और जनरेशन टू जनरेशन उसको पास ऑन करना। अगर कोई बुरी चीज़ है उसको मॉडिफाई करना और वो बच्चों को पास ऑन करना। ठीक है, और अगर कोई अच्छी चीज़ है उसको इंक्लूड करना, अगेन उसको बच्चों को पहुंचाना या नेक्स्ट जनरेशन में उसे लेके जाना। एजुकेशन हमें सिखाता है सोशल एंड कल्चरल वैल्यूज। ठीक है, समाज और सांस्कृतिक वैल्यूज के बारे में, मूल्यों के बारे में। ठीक है, वैसे सोशोलॉजी सब्जेक्ट अच्छा है, जिसने भी पढ़ा है कॉलेज में तो आई थिंक अच्छा सब्जेक्ट है। चलो, इफेक्ट्स क्या हैं कल्चर एंड एजुकेशन के ऑन ए पर्सन। इंडिविजुअल डेवलपमेंट में हेल्पफुल है, सोसाइटी के ओवरऑल इम्प्रूवमेंट में हेल्पफुल है, इनकलकुलेटिंग या मन में बैठाना वैल्यूज इन इंडिविजुअल थ्रू करिकुलम। करिकुलम के जरिए भी किसी के मन में, मतलब बच्चों के मन में हम कल्चर को बसा सकते हैं। ठीक है, एडेप्टेशन टू द नेचुरल एनवायरनमेंट, कि प्रकृति में हमें कैसे रहना है। एडेप्टेशन टू द सोशल एनवायरनमेंट, तो ये सब हमें कौन सिखाता है, हमें सिखाते हैं हमारे कल्चर ही। क्योंकि कई लोगों को कोई कस्टम्स बहुत अजीब लगते हैं, लेकिन हमें वो एडेप्ट करने होते हैं। क्यों, क्योंकि वो कल्चर की डिमांड है या हमारी सोसाइटी की डिमांड है कि हमें ऐसा करना होगा। ठीक है, और हम अपने आप उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग एडेप्ट कर जाते हैं या ढल जाते हैं। चलो, स्कूल का रोल क्या है। स्कूल का रोल एक टॉपिक है कि कल्चर या सोसाइटी, सोशल वैल्यूज बढ़ाने में स्कूल का क्या रोल है। तो टी.एन. ग्रीन ने क्या कहा कि द गुड स्कूल प्रोग्राम स्टैंड्स फॉर कम्युनिटी नीड्स एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द लाइफ ऑफ द पीपल। इट इज मेड बाय फॉर एंड ऑफ दोज इफुट्स आर। हिंदी में मतलब इसका कि समुदाय से उपजा अच्छा स्कूल कार्यक्रम लोगों के जीवन का अभिन्न अंग है ना। ऑफ कोर्स है, स्कूल के बिना तो कुछ है नहीं। यह उन लोगों के द्वारा बनाया गया है जो आगे और पीछे हैं। बिल्कुल, जो पीछे हैं उनके ट्रेडिशन है, उनके थॉट्स हैं, वो स्कूल्स में झलकते हैं। और जो फ्यूचर पर्सपेक्टिव है वो भी कौन डिसाइड करता है, वो एजुकेशन के थ्रू ही डिसाइड होते हैं कि बच्चों को क्या सिखाना है हमें। ठीक है, चलो, ब्रैनफोर्ड ने क्या कहा, द स्कूल शुड बी एन आइडियलाइज एपिटोम, प्रतीक होना चाहिए और मॉडल ऑफ द वर्ल्ड, नॉट मेयरली द वर्ल्ड ऑफ ऑर्डिनरी अफेयर्स बट द होल ऑफ ह्यूमैनिटी, बॉडी एंड सोल, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। हिंदी में क्या है कि स्कूल को आदर्शों का प्रतीक या दुनिया का मॉडल होना चाहिए, न कि केवल सामान्य मामलों की दुनिया। ठीक है, बल्कि संपूर्ण मानवता, शरीर और आत्मा, जो कि अतीत में है, वर्तमान में है और भविष्य में है। मतलब सभी पर्सपेक्टिव को पूरा करना होगा और एक प्रतीक बनाना होगा, एक मॉडल होना चाहिए पूरी दुनिया का। मतलब मिनी वर्ल्ड या मिनी कल्चर कहते हैं ना स्कूल को, तो वही इस डेफिनेशन के थ्रू दर्शाया गया है। ठीक है, तो इसमें एमसीक्यूज आने होंगे तो भाई इसकी डेफिनेशन पूछ सकता है कि किसने लिखी, और इसकी डेफिनेशन की ये डेफिनेशन किसने दी। तो प्लीज़ डेफिनेशन पे ध्यान देना अच्छे से। कल्चर का इन्फ्लुएंस क्या है एजुकेशन पे। फॉर्मुलेटिंग एजुकेशनल एम्स को पूरा करना, कंस्ट्रक्टिंग करिकुलम, ऑर्गेनाइजिंग को करिकुलर एक्टिविटीज, रिकंस्ट्रक्शंस ऑफ सोसाइटी एंड एजुकेशन,
methods of teaching, discipline, research activities, development of music, art and literature और teachers behavior। ये सभी किससे इन्फ्लुएंस होते हैं? ये होते हैं कल्चर से या कल्चर के थ्रू जो भी एजुकेशन में चेंज आते हैं। ठीक है, चलो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको कुछ हेल्प हुई हो। मिलते हैं थर्ड चैप्टर के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो आप लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।